8 का सेक्शन 18 जो कि इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड से डील करता है वो हम आज पढ़ेंगे। लिमिटेशन एक्ट जो है इसका मकसद ये है कि टू क्वाइट स्टेल डिमांड्स, जो पुरानी डिमांड्स हैं, जो पुराने गड़े मुर्दे हैं, उनको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है और सोसाइटी में लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए और जो बहुत पुराने क्लेम्स हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। फॉर दैट पर्पस लिमिटेशन एक्ट जो 1908 है ये जो है ये बना। और इसका मकसद ये है कि जैसे आपके सामने एक मिसाल है कि कोई बंदा ये कहता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे दादाजी से 50 साल पहले इतने पैसे लिए थे, तो सवाल ये उठता है कि क्या आपके फादर ने भी वो पैसे क्लेम नहीं किए और आज आप 50 साल बाद ये कह रहे हैं, तो क्या ऐसी डिमांड को मीट विद करना चाहिए या ऐसे क्लेम को एंटरटेन करना चाहिए? तो जवाब आएगा कि नहीं। अगर इसी मिसाल को इस तरह ले लिया जाए कि कोई बंदा कहता है कि मेरे दादाजी के साथ फलां बंदे ने फ्रॉड किया था और फ्रॉड करके वो पैसे ले लिए थे या कोई प्रॉपर्टी ले ली थी और आज हमें पता चला है आज 50 साल बाद कि भाई ये तो फ्रॉड था और आज हम पे ये बात आश्कार हुई है, वाज़ेह हुई है कि दैट वाज फ्रॉड, तो फिर आप वो क्लेम कर सकते हैं। आप पे लिमिटेशन लागू नहीं होगी क्योंकि देयर इज़ नो लिमिटेशन अगेंस्ट फ्रॉड। यूजुअली जनरली ये होता है कि सेक्शन 3 1908 लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जब भी आपने कोई क्लेम करना है, आपने कोई दावा दायर करना है, आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड में करनी है। अगर आपने किसी से कोई कर्ज लेना है तो आपने 3 साल के अंदर करना है। इसी तरह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है, उसका टाइम फ्रेम है। इसी तरह आपने शुफा का राइट आपको एक्रू होता है तो उसमें आपने एक टाइम पीरियड में नोटिस करना है, उसके बाद आपने दावा करना है, आपने कहना है कि हमें ये पता चला है। तो हर सूट के लिए, हर दावे के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया है और उसके पीछे मकसद क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1908 का मकसद ये है कि टू क्वाइट एंड सप्रेस द स्टेल डिमांड्स, ओल्ड डिमांड्स, पुराने क्लेम्स। अगर इस तरह हो कि हर बंदा ये कहे कि मेरे परदादा जी ने ये किया था, नाना जी ने ये किया था, उस वक़्त आपने हमसे ये लिया था, ये चीज़ ले ली थी, ये मकान ले लिया था, ये ज़मीन ले ली थी, ये पैसे ले लिए थे, तो इस दुनिया में लिटिगेशन ख़त्म नहीं होगी। इस सोसाइटी में ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, अमन नहीं होगा, पीस नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पस इक्विटी के कानून के मुताबिक जो है वो लिमिटेशन एक्ट जो है वो माज़ वजूद में आया और इसका जो फर्स्ट स्केड्यूल है 1908 का, उसमें सारी किस्म के काइंड्स के सूट्स जो हैं, जो दावे हैं, जो क्लेम्स हैं, जो अपील्स हैं और उसके अलावा जो कोई एप्लीकेशंस हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर इस नेचर का मामला होगा तो उसमें लिमिटेशन ये होगी। अगर इस नेचर का होगा, अगर पोजेशन आप मांगेंगे तो इतने साल में मांगेंगे, अगर आप को डिस्पोजेस किया गया है तो आप इस टाइम फ्रेम में अदालत में जा सकते हैं ताकि अदालतें आपके क्लेम्स को एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम में, एक रीज़नेबल मैनर में एंटरटेन कर सकें। तो ये जनरल लॉ है। एक्सेप्शन जो है वो आप अगर सेक्शन 18 को देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा, तो फ्रॉड का इफ़ेक्ट ये होगा कि जब आपके नॉलेज में वो फ्रॉड आएगा, जब आपके नॉलेज में कोई कंसीलमेंट आएगी, तो आप ये कहेंगे कि मेरा टाइम आज से ये शुरू हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ दैट फ्रॉड और कंसीलमेंट ऑफ आ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। अगर कोई ये कहता है किसी को आप किसी फीमेल को उसकी इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड करते हैं बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड। आप कहते हैं कि हम जी 5
आप 6 बहन भाई होते हैं और कहते हैं कि जी हमारी तो वो बहन थी ही नहीं, और आप उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं, कर देते हैं। वो कहीं बाहर होती है, पढ़ने गई होती है, वापस आती है तो देखती है मेरी प्रॉपर्टी म्यूटेशन हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है और ये हथिया चुके हैं। तो जब उसको फ्रॉड का पता चलेगा कि मुझे इन्होंने निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो उसके पास टाइम होगा उस दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। तो दैट इज़ इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। ये लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन जो 18 है वो ये कहता है। बहुत सी मिसालें आप ले सकते हैं, फ्रॉड की मिसालें आपको पता होनी चाहिए, बहुत सी हैं। आप फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, आप जैली रजिस्टर्ड डीड अपनी फेवर में करवा लेते हैं, आप किसी बंदे को लेके जाते हैं जो एक अनपढ़ अनएजुकेटेड बंदा है, उसको आप कहते हैं कि आओ आपको मेडिसिन लेके देनी है, और आप डॉक्टर के बहाने उसको तहसीलदार के साथ आप मिले होते हैं, उधर जाके आप वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। तो दीज आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रॉड। आप फेक सिग्नेचर्स की, जैसे मैंने आपसे बात की, आप किसी वसीयत को छुपा लेते हैं जिस वसीयत के मुताबिक कोई लीगल एयर जो है वो वारस बन रहा होता है, और आप उस वसीयत को छुपा लेते हैं। वसीयत में वो ये कह के गया होता है कि ये फ़लाँ चीज़ इसको मिलेगी, फ़लाँ इसको मिलेगी, और आप वो जो है उसको कंसील कर लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट को भी आप कंसील कर लेते हैं। तो जब वो डॉक्यूमेंट सरफेस होगा, सामने आएगा, या आपके पास ये अख्तियार आ जाएगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप अपोनेंट को कंपेल कर सकते हैं एज़ पर लॉ कि भाई इसको पेश किया जाए, तो फ्रॉम दैट वेरी डे आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। सेम एनालॉजी, जैसे आप कहते हैं कि ये बंदा जो है ये 10 साल जो है ये अनसाउंड माइंड रहा, बीमार था, या ये माइनर था, ये सूट फाइल नहीं कर सकता था, ये दावा दायर नहीं कर सकता था, ये एप्लीकेशन नहीं दे सकता था, तो वो टाइम जैसे एक्सक्लूड हो जाता है, वो लिमिटेशन से, कानून मियाद से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जब वो मेजर होगा तो वो दावा दायर कर लेगा, जब वो साउंड माइंड हो जाएगा तो वो दावा दायर कर लेगा। तो ये ऑन दैट प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ फ्रॉड सेक्शन 18 इससे डील करता है। और अगर फ्रॉड 100 साल पुराना भी होगा और आपको 100 साल बाद पता चलता है कि ये फ्रॉड से या कंसीलमेंट ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट से हमें डिप्राइव किया गया है हमारे वैल्यूएबल राइट से, हमारे टाइटल से, हमारी मलकियत से, तो यू हैव एवरी राइट टू गो इनटू कोर्ट एंड क्लेम दैट, while saying that on such and such date I came to know about that fraud and concealment of that particular document। और आपका जो लिमिटेशन है, आपका कानून मियाद जो है, वो टाइम फ्रेम जो है वो उस दिन से शुरू हो जाएगा। देयर इज नो लिमिटेशन अगेंस्ट फ्रॉड। अगर हम सेक्शन 18 को फ्रेगमेंट्स में, फ्रैक्शंस में देखें, तो ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो बनेंगी। जनरल लॉ आपने देख लिया, और एक्सेप्शन जो है ये उसकी एक एक्सेप्शन है। हम स्टैट्यूट को अगर देखें, वेयर एनी पर्सन हैविंग अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन हैज़ बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड been kept from the knowledge of such right or of the title on which it is founded, or where any document necessary to establish such right has been fraudulently concealed from him. The time limit for instituting a suit or making an application against the person guilty of the fraud or accessory thereto, ना सिर्फ कि वो आदमी जो फ्रॉड एक्चुअली कर रहा है, बल्कि उसका कोई कंपेनियन, उसका कोई एजेंट, उसके साथ उस फ्रॉड में जो शामिल है वो भी, अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, या उससे ज़रिए उसका कोई मुलाजम, या उसका, जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल एजेंट की बात कर रहे हैं, उसका कोई एजेंट, otherwise than in good faith and for a valuable consideration shall be computed means simply, अगर आप इसको लें तो to count down the days,
from the time when the fraud first became known to the person injuriously affected thereby, जिसका राइट आपने सल्ब कर लिया है, जिसका हक आप खा चुके हैं, और in the case of a concealed document when he first had the means of producing it or compelling its production। इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो वो फ्रॉड वाली बात, और दूसरा किसी डॉक्यूमेंट का जो टाइटल बता रहा है, जो ओनरशिप बता रहा है, उस डॉक्यूमेंट को किसी राइट की बात कर रहा है, उसको कंसील कर लेना, उसको छुपा लेना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू डिफीट द राइट ऑफ एनी पार्टी, किसी को उसके हक से महरूम करने के लिए with a bad intent, with a malafide intent, तो that will be called fraud or concealment of document। आप इसमें एक चीज़ तो ये सामने आएगी कि इनिशियल बर्डन जो है वो उस मुद्दई पे होगा जो ये दावा दायर करेगा, और या जो ये एप्लीकेशन लेके आएगा कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है। अब अगर हम इसको फ्रैक्शंस में देखें इस पूरे सेक्शन के में, तो ये 5 चीज़ें इन टोटो हैं। एक, मीन्स ऑफ फ्रॉड, इनिशियल बर्डन जैसे मैंने कहा कि ये मुद्दई पे होगा, उसको ये बताना होगा कि बाय प्रैक्टिसिंग सच एंड सच मीन्स द फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट मी, माई वैल्यूएबल राइट, माई टाइटल, माई ओनरशिप has been snatched from me while practicing these means कि किस तरह फ्रॉड किया गया है, ये बताना पड़ेगा उस प्लेंटिफ को, अगेंस्ट डिफेंडेंट, उसको ये बताना पड़ेगा। अदालत इसका बाकायदा इशू फ्रेम करेगी, भाई आप ये क्लेम लेके आए हैं कि मेरा जो मामला है ये कानून मियाद के इस मामले में आता है। 2010 में सपोज मिसाल देते हैं तो 2005 में अगर ए और बी 2 भाई हैं, ए जो है वो अपने भाई की प्रॉपर्टी एक फेक रजिस्टर्ड डीड से अपने नाम करवा लेता है। उसका भाई जो है वो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, छोटा है, और वो पढ़ रहा है और वो वापस आता है, उसको पता चलता है कि मेरा ये राइट था, ये मैंने प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी, तो आज मुझे ज़रूरत है, मैंने जो है ये काम करना है, या अपना मैंने मकान बनाना है, या मैंने अपना कोई बिज़नेस सेटअप करना है। तो वो जब जाता है और वो ये देखता है कि दैट वाज द पोजीशन उस साल 2005 में, और आज मैं 10 साल बाद आया हूँ तो 2015 में वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी ए ने अपने नाम करवाई और ए ने आगे किसी को बेच दी हुई है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि यू आर आउट ऑफ लिमिटेशन, अब आपका राइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहा, क्योंकि उसको 2015 में पता चल रहा है कि मेरे साथ तो ये फ्रॉड हुआ है। उन कंसेक्टिव 10 साल में उसको ये पता ही नहीं है कि उसके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, तो उसका ये राइट होगा, वो कहेगा कि फ्रॉम दैट वेरी डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, दो स्पेसिफिक वर्ड्स इसमें इस सेक्शन में यूज हुए हैं, वो फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, फ्रॉम द टाइम ऑफ नॉलेज, वो बताएगा कि आज मुझे पता चला है, लिहाजा मेरा टाइम रन करना अब शुरू हुआ है। अगर अब उसके नॉलेज में ये बात आ गई है और ये नॉलेज के बावजूद वो दावा दायर नहीं करता और वो फिर दोबारा उस टाइम को एग्जॉस्ट करता है और वो और टाइम लेता है, वो अगले 10 साल भी ज़ाया करता है, तो फिर ये वो डिफेंस नहीं ले पाएगा। कोर्ट ये कहेगी कि जब तुम्हारे नॉलेज में ये बात आ चुकी थी तो फिर तुम्हें फौरी एट वंस यू शुड हैव नॉक्ड द डोर ऑफ द कोर्ट, आपको अदालत में आना चाहिए था। तो ये सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको फॉर द पर्पसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आपको बात बताई। दे इस सेक्शन में बहुत सी चीज़ें, कोर्ट जब कोर्ट में मामलात आते हैं तो इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, बहुत सी शाखें हैं, बहुत सी सिचुएशंस बन जाती हैं। बाज़ का ये आता है कि जिस बंदे को फ्रॉड प्रैक्टिस करके आगे किसी बंदे को दी गई है उसको उस फ्रॉड के बारे में इल्म नहीं है और वो बोनाफाइड परचेजर है, तो वो प्रोटेक्टेड होगा एज पर सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882
वो प्रोटेक्टेड होगा और उसके राइट्स को, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसको वो साबित करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ ओनली एग्जामिनेशन, कि अगर हमारे पास एग्जामिनर सवाल हमें सेक्शन 18 इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड के ज़ुमरा क्या उसके असरात होंगे, तो उसको हमने कैसे अटैम्प्ट करना है, तो ये चीज़ है। हैज़ बीन केप्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ राइट। पहली बात मीन्स ऑफ फ्रॉड, कि आपने फ्रॉड को बताना है मुद्दई ने, मुद्दई पे ये बार होगा, ऑनेस्ट प्रूफ उस पे होगा, इनिशियल बर्डन उस पे होगा कि वो ये बताएगा कि इस मैनर में ये फ्रॉड किया गया है, ये डॉक्यूमेंट इस तरह कंसील किया गया, या किस तरह तहसीलदार मिला था, किस तरह म्यूटेशन हुई, क्या चीज़ें हैं। अगर वो मीन्स नहीं बताएगा तो वो अपना क्लेम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। उसको अपनी प्लीडिंग्स में ऑर्डर 6 रूल 4 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, अपनी प्लीडिंग्स में, अपने दावे में मीन्स ऑफ फ्रॉड जो है वो बताने पड़ेंगे, और लेटर ऑन थ्रू एविडेंस उसको अपना क्लेम सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, और अपने दावे में उसको ये बताना पड़ेगा कि मुझे इस फ्रॉड का नॉलेज इस डेट से हुआ है, स्पेसिफिकली ही हैज़ टू टेल अबाउट इट। हैज़ बीन केप्ट फ्रॉम नॉलेज ऑफ राइट, हैज़ बीन केप्ट अवे फ्रॉम नॉलेज ऑफ राइट। उस राइट से, उस राइट के इल्म से उसको साइड पे रखा गया, उसको बताया ही नहीं गया। इसकी आप एक मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि किसी बंदे ने एक वसीयत की है अपने बच्चों के नाम, और उसने एक चंक ऑफ प्रॉपर्टी या एक कोई फैक्ट्री या कोई कुछ रकम कह दिया है कि ये फलां मेरे बेटे को या मेरी औलाद को दे दी जाए, और दूसरे जो हैं वो आपस में इनकनाइवेंस हो जाते हैं बहन भाई, और वो मिल के उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके बाप ने आपके लिए कुछ नहीं रखा था, और उन डॉक्यूमेंट्स को भी कंसील कर लेते हैं। दिस इज़ अ फ्रॉड टू, दिस इज़ कंसीलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू। अगर इन बोथ केसेस इनमें से कोई एक भी करते हैं तो मीनिंग देयर बाय ही हैज़ बीन केप्ट अवे फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दैट राइट, कि आपका हक है ही नहीं। या इसकी मिसाल एक और आप इस तरह ले सकते हैं कि कुछ रकम छोड़ गया मरने वाला, और उस सक्सेशन में, उस रकम में उसके जो वारिस बनते थे, जो हकदार थे, वो अदालत में दावा फाइल करते हैं और कहते हैं जी ये हमारा मरने वाला बाप था, उसके बैंक अकाउंट में इतनी रकम थी, तो इस रकम के हम, अगर वो 4 बहन भाई हैं तो 3 चले जाते हैं, कहते हैं एक जो है वो कहीं सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, या कहीं पढ़ रहा है, या किसी और मुल्क में है, तो वो सूट फाइल करके वो सक्सेशन सर्टिफिकेट अपनी फेवर में ले लेते हैं, और एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं फैमिली के हवाले से, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो ये कहते हैं कि भाई हम जो हैं यही 3 वारिस थे मिलके, और वो ये कहते हैं, या कहते हैं वो फौत हो चुका है, या कहते हैं वो हम हैं ही 3। उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ही हैज़ बीन केप्ट अवे फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दैट राइट, कि उसका ये हक था। तो जब उसको मालूम होगा, जब उसके नॉलेज में आएगा, वो सूट फाइल कर सकता है, और वो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो है दोज विल फॉल टू द ग्राउंड। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैज बीन कंसील्ड, जैसे वसीयत छुपा ली जाती है। मैंने आपको एक मिसाल दी, जैसे कोई ऐसी बात, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो उसके नाम किसी को दे जाता है, उसका कोई मरने वाला, उसका भाई, जो भी है, उसको कंसील कर लिया जाता है। किसी रजिस्टर्ड डीड को जो है वो छुपा लिया जाता है, और जब भी जो इफेक्टी है, जिस बंदे का राइट इंजूरियसली हिट हुआ है, और वो इंजूरियसली उसको उस पर असर हुआ है, उसका राइट स्नैच किया गया है, उसको उससे महरूम किया गया है, उसको पता चलेगा, वो उसके पास को कापी आ जाती है, या उसको ये पता चलता है कि भाई मैंने ये मुसद्दका नकल ली है, टेस्टेड कापी ली है, तो इसका रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो फलां जगह पे है, तो वो उसका राइट
होगा। फ्रॉम टाइम व्हेन फ्रॉड फर्स्ट कम्स इन नॉलेज, ये बात हो चुकी है। इन केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट्स व्हेन फर्स्ट हैड मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इट और कंपेलिंग इट्स प्रोडक्शन। अब ये बात ये कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जब उसको पता चल जाता है कि भाई अब मेरे पास ये इख्तियार आ गया है कि मैं थ्रू कोर्ट इनको फोर्स कर सकता हूँ कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जिसके बारे में मेरा राइट जो है जो डिटरमिन हो रहा है, या मेरे राइट की बात, मेरे टाइटल की, मेरे ओनरशिप की बात कर रहा है, तो वो आप अदालत में पेश करें या आप खुद पेश करने के काबिल हो जाते हैं। तो फ्रॉम दैट वेरी डे द लिमिटेशन विल रन। अदरवाइज जैसे पहले बात की कि अगर आप 50 साल पहले भी एक फ्रॉड कमिट करते हैं तो फिर भी जब आपको 50 साल बाद भी बात सामने आती है तो आपका लिमिटेशन आपके अगेंस्ट रन नहीं करेगी। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इन लिमिटेशन 1908